हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल में एशिया महाद्वीप के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पूर्व के वीडियो में भी हमने एशिया महाद्वीप की सामान्य जानकारियों की बात करी थी। आज हम एशिया महाद्वीप की अन्य जानकारियों के बारे में बात करते हैं। पहले हम समझते हैं इसकी जो भौगोलिक विशेषताएँ हैं वो किस प्रकार की हैं। तो एशिया महाद्वीप एक विशिष्ट भौगोलिक भूखंड है। इसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ जो है, एक तो स्थिति है। अधिकांश महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह तीनों कटिबंधों उष्ण, शीतोष्ण तथा शीत में विस्तृत है। अधिकांश पूर्वी एशियाई देश समुद्र तटीय हैं और जो समुद्री जलवायु तथा समुद्री व्यापार से लाभान्वित होते हैं। एशिया की पश्चिमी सीमा पर भूमध्य सागर तथा लाल सागर स्थित हैं, जो शताब्दियों से एशिया के सांस्कृतिक स्वरूप को निर्धारित करते रहे हैं। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश आदि साम्राज्यवादी शक्तियों ने समुद्री मार्गों द्वारा एशिया में अपने उपनिवेश इन मार्गों से स्थापित किए थे। दूसरा है भू आकृतिक स्वरूप। एशिया में 3 प्रमुख संरचनात्मक विभाग हैं, जैसे प्राचीन स्थलखंड, अल्पाइन वलित श्रेणियाँ तथा विवर्तनिक गर्त स्थित हैं। यहाँ उच्चावचीय स्वरूपों में पर्वत श्रेणियाँ, आंतरिक बेसिन, पठार एवं विस्तृत नदीय मैदान पाए जाते हैं। धरातली विविधता ने इस मैदान के जनजीवन, आर्थिक एवं सांस्कृतिक राजनीतिक स्वरूप को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। तीसरी जो भौगोलिक विशेषता है वो है जलवायु। एशिया में विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है तथा इसके अधिकांश भाग में मानसूनी जलवायु का प्रभाव है। मानसूनी जलवायु में विभिन्न ऋतुओं की लयबद्धता, पवनों की दिशा का उत्क्रमण, वर्षा की अनिश्चितता, परिवर्तनशीलता तथा विषम वितरण प्रमुख विशेषताएं हैं। पश्चिम एशिया में मरुस्थलीय जलवायु की प्रधानता है, जबकि उत्तरी भाग में शीतल जलवायु मिलती है जो ध्रुवीय क्षेत्रों के पास में है। वहाँ पर उपयुक्त तत्वों के अतिरिक्त मिट्टियाँ, वनस्पति तथा जल राशियों की भी विविधता देखी जा सकती है, जो इस महाद्वीप को सामूहिक रूप से प्रभावित करते हुए विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती हैं। अब भौगोलिक विशेषताओं के बाद में इसकी कुछ आर्थिक विशेषताओं की हम सामान्य चर्चा करते हैं। एशिया का जो विशिष्ट आर्थिक स्वरूप है उसकी भौगोलिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज है। जो वर्तमान में जो इसकी आर्थिक स्थिति है वो किसका परिणाम है? भौगोलिक और ऐतिहासिक जो परिस्थितियाँ पहले रही हैं और उनका परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ कृषि विकसित रही है। वस्तुतः भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों में सर्वप्रथम पौधों का पालतूकरण हुआ। कालांतर में यहाँ जो गेहूँ, चावल की खेती का प्रसार हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया की सभ्यता को आज भी चावल संस्कृति कहा जाता है। ज़्यादा चावल का जो उत्पादन है वो भी इन्हीं क्षेत्रों से होता है। दजला, फरात, सिंधु, हांगहो नदियों की घाटी में विश्व की प्रारंभिक सभ्यताएं उदित हुई। तब से यहाँ नदियों के उर्वर मैदान कृषि के विकास के कारण सघन आबाद होते गए। एशिया की कृषि सघन एवं निर्वाहक प्रकार की है। कुछ भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, अन्य भागों में उपनिवेशकों ने बागानी कृषि का विकास किया है। स्वातंत्र्योत्तर काल में सभी देशों में कृषि में आधुनिकीकरण तथा तीव्रता आई, फिर भी एशिया का कृषि श्रम प्रधान है। यहाँ खाद्यान्नों को प्राथमिकता दी जाती है तथा वाणिज्यिक फसलें जैसे गन्ना, तिलहन, जूट, कपास आदि यहाँ पर उगाए जाते हैं। और जो बागाती फसलें हैं उनमें चाय, कहवा, नारियल, केला, मसाले आदि भी उगाए जाते हैं। एशिया के अधिकांश देश यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे हैं। किसी न किसी यूरोपीय देश, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो डच हो, चाहे इंग्लैंड हो, इनके उपनिवेश वो रहे हैं। इन सभी देशों में उपनिवेशकों के लिए लाभकारी आर्थिक नीतियां अपनाई गई जो संसाधनों के शोषण पर आधारित थी। इसी कारण उनका स्थानीय विकास नहीं हो पाया। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद ही एशियाई देशों में आर्थिक विकास की गति देखी गई, और किंतु सीमित संसाधन आधार, तकनीक विकास की कमी, पूंजी की कमी तथा राजनीतिक कारणों से क्षेत्रीय विकास, आर्थिक क्षेत्र विकास जो था वो मंद ही रहा, ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया यूरोपीय और अन्य जो पश्चिमी देश है उनकी तुलना में। पश्चिम एशिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मध्य पूर्व के ये सभी देश कभी बहुत निर्धन थे।
यहाँ अधिकांश आबादी घुमक्कड़ चरवाहों की थी, किंतु पेट्रोलियम की खोज तथा उत्पादन ने इस निर्धन प्रदेश को धनवान बना दिया। इन देशों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः खनिज तेल पर निर्भर है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से एशिया पिछड़ा हुआ है। जापान तथा सिंगापुर एकमात्र औद्योगिक देशों की श्रेणी में आते हैं। चीन तथा भारत ने भी औद्योगिक विकास की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। ताइवान, दक्षिण कोरिया भी औद्योगिक रूप से विकसित हो रहे हैं, किंतु एशिया के शेष भौगोलिक खंडों में खनिज तथा ऊर्जा का संसाधन आधार पर्याप्त विकसित न होने से औद्योगिक विकास कम हुआ है। ये सभी देश विकासशील देशों के वर्ग में सम्मिलित हैं। आर्थिक विशेषताओं के बाद हम इसकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो कुछ क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में भी सहायक है, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे एशिया की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। यहाँ विश्व की प्रारंभिक सभ्यताएं तथा संस्कृतियों का विकास हुआ है। प्राच्य संस्कृति तथा सभ्यता का केंद्र होने के कारण एशिया ने विश्व को अनेक वस्तुएं उपहार में दी हैं। एशिया ही चावल, कपास, रेशम, गन्ना, गरम मसाले आदि कृषित पदार्थों का मूल स्थान है। गणित का विकास सर्वप्रथम भारतीय विद्वानों ने किया। अरबों ने इसे व्यापक रूप दिया। सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर उत्कृष्ट नगर नियोजन के प्रतीक है। यही नहीं, मूर्ति कला, स्थापत्य कला आदि भी एशिया की ही देन है। चीन ने चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय, कागज, छपाई कला, रेशम आदि का योगदान दिया। यही नहीं, एशिया की विश्व के प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, ताओ, ईसाई, इस्लाम, यहूदी तथा पारसी धर्मों की जन्मभूमि है। एशिया की प्राच्य संस्कृति संपूर्ण एशिया की एक सूत्र में बांधती है। धार्मिक सहिष्णुता तथा अध्यात्म परक एशियाई संस्कृति भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति से भिन्न नज़र आती है। इसके बाद कुछ इसके जो राजनीतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे औपनिवेशिकता, करीब करीब अधिकतर देशों में जो एशिया के हैं वहाँ उपनिवेश देखा गया है। एशिया के अधिकांश देश यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों तथा उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं। खोज युग के साथ ही एशिया में विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने के बाद भारत में पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित होने लगा। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के लिए मुगल सम्राट जहांगीर से विशेष आज्ञा ली। फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच भारत में पांव जमाने के लिए प्रतिद्वंद्विता होने पर अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हुआ। उन्होंने सिंगापुर, बर्मा तथा मलाया पर भी अधिकार जमा लिया। डच लोगों ने ईस्ट इंडीज़ में मसालों के व्यापार के माध्यम से अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। स्पेन ने फिलीपींस पर नियंत्रण कर लिया। बाद में 1899 में संयुक्त राज्य ने उस पर कब्जा कर लिया। जापान ने कोरिया, मंचूरिया, ताइवान आदि पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। केवल चीन, जापान, थाईलैंड तथा भूटान ऐसे देश थे जिन पर विदेशियों का अधिकार नहीं हुआ। इसके बाद उपनिवेशता के बाद जो दूसरा बिंदु रहेगा वो है राष्ट्रीयता एवं नव स्वतंत्र देश। दीर्घकाल तक विदेशी नियंत्रण से शोषित होने पर विभिन्न देशों से राष्ट्रीयता की भावना जागृत इनमें होती गई तथा वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। इस दिशा में भारत अग्रणी देश रहा। लंबे संघर्ष के बाद भारत 1947 में आज़ाद हुआ। फिर बर्मा 1948 में, इंडोनेशिया 1950, वियतनाम 1954, मलेशिया 1957 आदि स्वतंत्र देश बने। पश्चिमी एशिया में इजराइल एकमात्र देश है जिसे यहूदियों ने बसाया था तथा अरब देशों से घिरा होने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखा। राजनीतिक प्रणालियाँ किस प्रकार की हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। लोकतंत्र है भारत, इजराइल, लेबनान, फिलीपींस, ताइवान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, तुर्की, यमन, दक्षिण कोरिया, दोयाल, इंडोनेशिया और सिंगापुर में। इस्लामिक गणतंत्र पाया गया है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। साम्यवादी गणतंत्र चीन, उत्तरी कोरिया, लाओस, वियतनाम। संवैधानिक गणतंत्र देखा जा सकता है भूटान, थाईलैंड, जापान, मलेशिया, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन में। संयुक्त अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और कतर में है। और सैन्य शासन म्यांमार में। और अस्थायी जो सरकार है वो इराक के क्षेत्र में है। और
राजनीतिक आर्थिक जो समुदाय हैं उनकी बात करें तो एशियाई देशों ने अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कुछ व्यापारिक गुट बना लिए हैं, जिसमें आसियान, सार्क, एपेक, अरब लीग तथा स्वतंत्र देशों का कॉमनवेल्थ आदि प्रमुख हैं। इन सभी गुटों के सदस्य देश परस्पर सहयोग द्वारा आर्थिक विकास के लिए कटिबद्ध हैं। तो इस प्रकार ये देश हैं और इनमें 50 से ऊपर ही करीबी देश आ जाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं एशिया के जो भौतिक आधार हैं। तो सबसे पहले भौतिक आधार में हम बात करते हैं तो भूगर्भिक संरचना के ऊपर हम बात करेंगे। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से एशिया में पुरा कैम्ब्रियन जो सबसे प्राचीन शैलें हैं, चट्टानें हैं, से लेकर नवीनतम शैलें तक पाई जाती हैं। महाद्वीप को 4 प्रमुख संरचनात्मक वर्गों में बांटा जा सकता है: उत्तर के प्राचीन भूखंड, दक्षिण के प्राचीन भूखंड और नवीन वलित श्रेणियाँ तथा अवशिष्ट भाग। तो पहले हम बात करते हैं उत्तर के प्राचीन भूखंड में। तो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राचीनतम आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित भूखंड स्थित हैं जो कैम्ब्रियन युग से पूर्व के हैं। इसमें ग्रेनाइट, निस, शिस्ट, स्लेट आदि शैलें पाई जाती हैं। इसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है। इस भूखंड के 4 उपभाग हैं: बाल्टिक भूखंड, अंगारा लैंड, चीनी भूखंड, सार्डिनियन भूखंड। दूसरा इसका जो भाग है वो है दक्षिण के प्राचीन भूखंड। एक उत्तर की तरफ प्राचीन भूखंड पाए गए, दूसरा है दक्षिण में। अब दक्षिण में कौन से हिस्से में? एशिया के पश्चिमी तथा दक्षिणी मध्य भाग पर प्राचीनतम कठोर शैलों से निर्मित दृढ़ विस्तृत भूखंड हैं जो आदिकालीन पैंजिया की विखंडन से उत्पन्न गोंडवाना लैंड का भाग है। हमने पढ़ा होगा जो वैगनर महाद्वीप का सिद्धांत पढ़ा था पैंजिया, जिसमें उत्तरी भाग अंगारा लैंड था और दक्षिणी भाग गोंडवाना। तो ये जो दक्षिणी का भाग है वो किसका हिस्सा है? दक्षिण का प्राचीन भूखंड उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कैम्ब्रियन युग के बाद गोंडवाना लैंड विखंडित होकर 3 दक्षिण महाद्वीपों तथा भारतीय एवं अरब प्रायद्वीपों के रूप में अस्तित्व में आया। इन दृढ़ भूखंडों पर कभी भी समुद्रों का अतिक्रमण नहीं हुआ। यह वलन क्रिया से भी अप्रभावित रहा है। और तीसरा इस पे आते हैं हम नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ। इन 2 भूखंडों के बाद में तीसरा है नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ जो टर्शरी युग की हैं। प्राचीन काल में आदिकालीन पैंजिया विखंडित होकर 2 भूभागों उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड में विभक्त हो गया था। इन भूभागों के मध्य उत्तल तैतीस सागर स्थित था। स्थल खंडों से लाए गए अवसाद तैतीस सागर में निक्षेपित होने लगे। मेसोजोइक युग में प्रारंभ व्यापक हलचलों से इन अवसादों में वलन पड़े, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। इन पर्वत श्रृंखलाओं में पश्चिम से पूर्व तक जो इसका क्रम है उसे ध्यान दें। पश्चिम से पूर्व हम बात कर रहे हैं तो पश्चिम में सबसे है टॉरस जो तुर्की वाले क्षेत्र में है, तुर्की देश में टॉरस, पॉन्टिक और फिर है जाग्रोस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश, सुलेमान, किर्थर, हिमालय, काराकोरम, तिएनचान, अराकोनयोमा। तो इस प्रकार पश्चिम से पूर्व ये क्रम रहेगा इन पर्वतों का, आदि सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक उच्च पठार स्थित हैं। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण यूरोप के आल्प्स पर्वतों के साथ समान प्रक्रिया द्वारा हुआ था, अतः इन्हें अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एक अन्य भाग है वो है अवशिष्ट भाग, जो काफ़ी पहले निर्मित हुआ था और अवशिष्ट भाग के रूप में आज मौजूद है। उसमें है टर्शरी युगीन पर्वत निर्माण क्रिया नवीन है, लेकिन पूर्व में भी कैलेडोनियन तथा हर्सिनियन भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ था। जैसे कि अरावली पर्वत है, अवसादित जो अवशिष्ट है जो भाग, इनकी शैलें पुराजीव कल्प तथा मध्य जीव कल्प में निर्मित हुई थी। इन पर्वतों की उत्पत्ति के बाद अत्यधिक अपर्दन के कारण ये पर्वत घिसकर बहुत नीचे हो गए। अब ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में स्थित हैं। दीर्घकालिक अपर्दन से कुछ पर्वत घिसकर समप्राय मैदान भी बन गए हैं। तो इस प्रकार आज हमने एशिया के जो भौतिक आधार हैं, जिसमें भूगर्भिक संरचना एशिया की है, उसके बारे में बात करी। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एशिया के जो उच्चावच है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।